सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम सॉल्यूशन जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके 5th लेक्चर पर आए। ठीक है, अभी फर्स्ट लेक्चर में तो मोलरिटी के थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस बताएं। सेकेंड लेक्चर में मोलरिटी मोल फ्रैक्शन के क्लास 11th के जो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी बुक में वो समझाए। थर्ड लेक्चर में क्लास 12th के क्वेश्चन समझाए। फिर फोर्थ लेक्चर में सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ पढ़ा। जब आप सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे तो सॉल्युबिलिटी में आपने क्या पढ़ा था? आपने सॉल्युबिलिटी में पढ़ा था कि जब एक मतलब ऐसे कह सकते हो आप, प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी जो आपका गैस जो था वो सॉल्यूट था और उसका प्रेशर देख रहे थे लिक्विड के अंदर। तो आप क्या देख रहे थे? प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यानी प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी जिसमें आपने देखा था कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, यानी जिसका प्रेशर गैस का ज्यादा होगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर, वो उसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उसका मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा पाया जाएगा। आज जो आप देखोगे वो आप पढ़ोगे प्रेशर ऑफ, आराम से जो हम कोरिलेट कर रहे हैं उसको समझो। प्रेशर ऑफ, पहला देखोगे लिक्विड इन लिक्विड, और दूसरा देखोगे सॉलिड इन लिक्विड। आराम से एकदम घबराने की जरूरत है। इससे पहले वाले क्लास में आप प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ा ना, जो एनसीईआरटी में 2.3.2 यूनिट में दिया हुआ है। देखोगे बुक खोलोगे तो ये जो 2.3.2 का जो सब पार्ट है उसमें लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी, और वहीं पे पढ़ा कि प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड जो होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। और जब यहाँ से आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा रहे थे तो प्रेशर ऑफ गैस एवं लिक्विड सरफेस इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दैट लिक्विड, और KH जो होता था वो हेनरीज कांस्टेंट होता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड दोनों केस में कैसा होगा? सॉल्वेंट होगा, और सॉलिड और लिक्विड दोनों केस में कैसा होगा? सॉल्यूट होगा। और आज के बाद से एनसीईआरटी जो है सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करती है और सॉल्वेंट को A से, हम भी वही रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी केस में हम इसका वेपर प्रेशर निकालेंगे। मेजर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड, यानी जब सॉलिड को डाल देंगे लिक्विड के अंदर तो वेपर प्रेशर क्या बनेगा, और जब लिक्विड को डाल देंगे लिक्विड के अंदर, जैसे पानी के अंदर अल्कोहल डाल दिया तब वेपर प्रेशर क्या बनेगा, या पानी के अंदर कोई सॉलिड डाल दिया, सॉलिड में हम यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज डालेंगे, समझेंगे चीजों को। तो हम कह रहे हैं कि इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे तो हम सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे थे कि कौन सा गैस किस पानी में कितना ज्यादा सॉल्युबल है तो उसका कितना प्रेशर होगा वो चेक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे उसका वेपर प्रेशर निकाला जाए। सॉल्युबिलिटी चेक नहीं करेंगे, क्या करेंगे? वेपर प्रेशर निकालेंगे कि इस पानी के अंदर सीधा दो पानी है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, एक पानी के अंदर कुछ सॉलिड मिला दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। जब पानी और पानी दोनों लोगे तो ये कैसा बनेगा? वोलेटाइल सॉल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा? वोलेटाइल सॉल्यूशन। वोलेटाइल सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट जो है आपका वो भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट जो है आपका वो भी वोलेटाइल है, क्योंकि दोनों के दोनों लिक्विड है। और वोलेटाइल का मतलब होता है विच कैन इवोपोरेट इजिली। और जब दूसरा केस पढ़ोगे तो इस समय जो सॉलिड होगा आपका वो नॉन वोलेटाइल होगा, और जो लिक्विड होगा आपका वो वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल का मतलब तो हो गया विच कैन इवोपोरेट इजिली, और नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया विच कैन नॉट इवोपोरेट।
जो एवोपोरेट ही ना करे उसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं, और जो एवोपोरेट कर जाए उसको वोलेटाइल कहते हैं। और जब ये सॉलिड इन लिक्विड पढ़ोगे तो देखोगे आगे चीजों को समझोगे, और लिक्विड इन लिक्विड पढ़ोगे तो भी आगे चीजों को समझोगे कि किसी का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो समझ गए आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, पक्की वाली बात। यानी टॉपिक हो जाएगा हमारा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। जब टू लिक्विड पढ़ोगे तो सिंपल वेपर प्रेशर होगा, जब सॉलिड इन लिक्विड पढ़ोगे तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है सारी चीजें डिक्टेट करेंगे। ओवरऑल कहानी समझ में आई। इस बात को थोड़ा रियलाइज करो कि अभी पढ़ रहे थे सॉलिबिलिटी प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड, जहां पे ये सारी कहानी पढ़ी। अब वेपर प्रेशर मेजर करोगे, सॉलिबिलिटी चेक नहीं करोगे, अब मेजर करोगे कि जब दो लिक्विड को मिलाएंगे तो कितना वेपर का प्रेशर बनेगा, और एक सॉलिड डाल देंगे लिक्विड के अंदर जो कि नॉन वोलेटाइल है तो कितना वेपर का प्रेशर बनेगा। ओवरऑल कहानी को पकड़ पाए, लिखो इसमें से जो भी बातें लिखनी है। अब हम समझाते हैं चीजों को आसानी से, एकदम घबराने की जरूरत नहीं। लिखो 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 लिखो। और जैसे ही ये कहानी आप समझ लोगे ना, जैसे ही ये कहानी खत्म होगी तो हम आ जाएंगे पेज नंबर 45 में एंड 50 में। एक 50 में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2.5, सॉरी 45 पेज नंबर में, और एक 50 पेज में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2.6, इसको बताएंगे। और एक पेज नंबर 49 में एक इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है जो कि है 2.9। ये तीनों क्वेश्चन समझाएंगे ताकि टॉपिक अच्छे से कोरिलेट कर पाओ। इरेज करें, एकदम आराम से समझना, मजा आ जाएगा एकदम। इरेज कर देते हैं। तो देखो अभी आपने थोड़ा सा कोरिलेट किया, अगर से नहीं समझ में आया तो घबराना मत। ये हमारा प्रीव्यू है, इंट्रोडक्शन ऐसा दिया ताकि आपको जो बच्चा थोड़ा सा भी पुराना वाला वीडियो देखा होगा तुरंत कैच कर लेगा। ओहो अच्छा ऐसी बात है सर। देखो अब कुछ बातें समझ लो। क्या समझोगे आप बातें में? सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि सब्सटेंस जो है SUBSTANCE, सब्सटेंस जो है वो लिक्विड हो सकता है या सब्सटेंस जो है वो सॉलिड हो सकता है। जो लिक्विड होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा, विच कैन इवेपोरेट इजिली, इसलिए इसको हम वोलेटाइल लिक्विड कहेंगे। और जो सॉलिड होगा विच कैन नॉट इवेपोरेट इजिली, जो आसानी से इवेपोरेट नहीं होगा, इसलिए इसको हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड कहेंगे। अब ये जो सब्सटेंस वोलेटाइल है ये आपको कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, CH3OH हो सकता है, C2H5OH हो सकता है, CH2OH हो सकता है। इसका नाम याद रख लो, इसका नाम है ग्लाइकोल, देखने को मिलेगा खूब, जो NCERT में खूब है वो लिख लो। एक ऐसा और एक CH2OH, CH2OH, और इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। यानी वोलेटाइल सॉल्यूट ऐसा हो, वोलेटाइल लिक्विड ऐसा हो जाएगा जो आसानी से इवेपोरेट कर जाए। और उसमें बहुत सारे एग्जांपल दिखेंगे, लेकिन ये दोनों थोड़ा अच्छा एग्जांपल है तो लिखवा दिया। लेकिन अच्छी बात ये है कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड यानी सॉलिड में जो भी होगा वो आपको सिर्फ 3 दिखेंगे। और वो 3 क्या क्या दिखेगा? एक यूरिया दिखेगा क्लास 12 के रिगार्डिंग, एक ग्लूकोज दिखेगा और एक सुक्रोज दिखेगा। इसके अलावा आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, और इसका मोलर मास याद रखना है तो याद रख लो सबका, इन तीनों का, क्योंकि ये तीनों इतना इस्तेमाल होगा कि बार बार क्या मोलर मास निकालोगे बच्चों की तरह। तो इसका मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल। ये जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला है C6H12O6, और इसका मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल। और जो सुक्रोज है वो है C12
H22O11 और इसका मोलर मास होगा 342 ग्राम पर मोल। जरूरी नहीं याद रखो, अगर याद नहीं होगा तो ये लिख लो कि नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यही है। इससे आप निकाल के भी देख सकते हो अगर भूल जाते हो एग्जाम में तो। वैसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो भूलोगे नहीं। यानी जो सॉलिड आपको दिखेगा वो हमेशा कैसा दिखेगा, यही तीनों में से कुछ दिखेगा अगर दिखना होगा तो, अगर सॉलिड दिखना होगा तो। अब देखो, आप जानते हो कि एक सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनती है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो आप एक केस पढ़ोगे जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। दूसरा केस पढ़ोगे जहां पे सॉल्यूट जो है वो सॉलिड होगा और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा। अगर सॉल्यूट को हमेशा आप बी से रिप्रेजेंट करोगे, सॉल्वेंट को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करोगे। जो लिक्विड होगा, जो आसानी से एवोपरेट कर जाएगा, उसका वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर उसको गर्म करोगे, एवोपरेट करोगे तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनाएगा। लेकिन जो सॉलिड है उसको गर्म करो, ठंडा करो, कुछ भी करो, उसका वेपर प्रेशर कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा और उसका वेपर प्रेशर कभी बनेगा ही नहीं। अगर कोई लिक्विड है उसका वेपर का प्रेशर बनाओगे और तो देखोगे तो कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि गर्म करने के बाद में उसका कोई वेपर का प्रेशर हुआ, नहीं हुआ, नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं आएगा। हमेशा कुछ ना कुछ वेपर का प्रेशर होगा अगर वेपर है तो। इसलिए इसका वेपर प्रेशर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसको गर्म भी कर दोगे तब भी इसका वेपर का प्रेशर नहीं बनेगा, यानी इसका वेपर प्रेशर जीरो रहेगा हमेशा। इसका कोई प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा। और यही तीन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये दो केसेस हमें पढ़ना है, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा हमारा लिक्विड होगा। इरेज करें इसको, पक्की वाली बात। हाँ सर, एकदम बारीकी से लिखते चलो, चीजें बहुत आसान होती चली जाएंगी। अब एक छोटी सी बात बताओ कि वेपर प्रेशर कब मेजर करेंगे, समझेंगे। वेपर प्रेशर की कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं। हम बात करने जा रहे हैं कुछ वेपर प्रेशर के बारे में, क्या क्या चीजें हो सकती है वेपर प्रेशर में। तो सबसे पहला, अगर एक कंटेनर लेते हो, मान लो इसके अंदर ए के मॉलिक्यूल्स है, मतलब पानी है या कुछ भी है। जैसे ही हमने ए बोल दिया आप समझ गए इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट है, और हमने बोला लिक्विड ए है इसके अंदर, ए लिखा तो मान लिया आपने सॉल्वेंट है। इसके अंदर मान लो कोई बी के मॉलिक्यूल्स रखे, अरे ए बी लिखने का मतलब है हो सकता है इसके अंदर अल्कोहल हो, इसके अंदर वाटर हो। ए बी लिख के समझाने में थोड़ा आसान रहता है लोगों के लिए, ठीक है। और इसके अंदर मान लो सॉल्यूट है, ठीक, और इसके अंदर या तो लिक्विड बी हो सकता है या सॉलिड बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम लिक्विड बी लेके चलते हैं, एक एग्जांपल समझाना, वेपर प्रेशर किसका बनेगा उसको समझना है, ठीक है। सॉल्यूट है, जैसे बी दिखा आपको समझ में आ गया कि ये सॉल्यूट है, और जैसे ही ए दिखा आपको समझ में आ गया ये सॉल्वेंट है। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, टू मेजर वेपर प्रेशर वी नीड अ क्लोज्ड कंटेनर। क्यों सर, देखो तो अगर इसको हीट करोगे और अगर इसको हीट करोगे, गर्म होगा, वेपर बनेगा इसका, और इस वेपर का प्रेशर नापना है, इसका वेपर बनेगा, इस वेपर का प्रेशर नापना है, तो इस वेपर को रुकना तो होगा कंटेनर में, और कंटेनर खुला हुआ होगा तो बाहर चला जाएगा। इसलिए सबसे पहला चीज क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरी चीज, फर्स्ट सरफेस मॉलिक्यूल विल इवोपोरेट। क्या कहना चाह रहे हैं समझो। सबसे पहले सिर्फ सरफेस का मॉलिक्यूल इवोपोरेट करेगा। देखो जो ऊपर में होता है, मान लो यहां तक लिक्विड है भरा हुआ, तो जो सबसे ऊपर मॉलिक्यूल होता है उसको कहते हैं सरफेस का मॉलिक्यूल। जो सबसे ऊपर मॉलिक्यूल होता है, जैसे ये सब, इसको कहते हैं सरफेस का मॉलिक्यूल। और जो अंदर में मॉलिक्यूल होता है, जो अंदर में जो नीचे में थोड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल। अब देखो तो ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है ये इवोपोरेट करेगा, क्यों, गौर से थोड़ा देखो तो इस मॉलिक्यूल को इधर से भी पकड़ के रखा, इधर से भी पकड़ के रखा, इधर से भी पकड़ के रखा, इधर से भी, नीचे से भी, चारों तरफ से पकड़ के रखा। इस मॉलिक्यूल को भी चारों तरफ से पकड़ के रखा है, जो बल्क मॉलिक्यूल्स है।
लेकिन जो सरफेस का मॉलिक्यूल है उसको देखो तो ऊपर से कोई पकड़ के रखा है नहीं, खाली है। ऊपर से कोई पकड़ के रखा है नहीं, खाली है। यानी सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से सिर्फ सरफेस का मॉलिक्यूल जो है वो एवोपरेट करेगा। यानी पहली चीज हमें एक क्लोज्ड कंटेनर की जरूरत है। दूसरी चीज हमेशा सरफेस का मॉलिक्यूल सबसे पहले एवोपरेट करेगा क्योंकि उसके पास लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स है। लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स है, यहां तक कोई दिक्कत। अगर सिर्फ एक ही लिक्विड, इसके अंदर देखो तो सिर्फ ए है, तो अगर कोई एक ही लिक्विड किसी कंटेनर में है उसको हम कहते हैं प्योर लिक्विड। और प्योर मतलब सिर्फ एक ही होना चाहिए, यानी प्योर ए है। और इसके वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट ए से, और इसको कहते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। और अगर कोई सिर्फ अकेला बी है, यहां पर भी क्या है, प्योर लिक्विड है, और प्योर लिक्विड अगर अकेला है तो इसको प्योर बी कहेंगे। और इसके वेपर प्रेशर को पी नॉट, क्योंकि बी है तो पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको कहेंगे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। लेकिन एक कंटेनर हमने ले लिया और इसके अंदर मान लो इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया ऐसे, तो ए के भी मॉलिक्यूल्स आ गए और कुछ बी के भी मॉलिक्यूल्स आ गए, ए के भी मॉलिक्यूल्स आ गए, कुछ बी के भी मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इस समय जो वेपर प्रेशर बनेगा वो ए के मॉलिक्यूल्स की वजह से भी बनेगा और बी के मॉलिक्यूल्स की वजह से भी बनेगा। तो इस समय ए के मॉलिक्यूल्स को वेपर प्रेशर को पी ए कहेंगे एंड बी के मॉलिक्यूल्स के वेपर प्रेशर को पी बी कहेंगे। इसके ऊपर ऐसा गोला नॉट नहीं लगाएंगे, और इस वेपर प्रेशर को हम कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। यानी जब दो लिक्विड मिल जाए, हमें सॉल्यूशन अभी पहले ही बताया था कि सॉल्यूशन हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है जहां दो ही चीजें मिलेगी। तो दो अगर लिक्विड मिल जाए, ए और बी दोनों मिल जाए, उस वो भी तो गर्म करोगे तो वो भी प्रेशर बनाएगा, तो उसका जो टोटल प्रेशर होगा, जो उसका जो प्रेशर होगा ए का, वो पी ए होगा। अगर अकेले यहाँ पे ए और बी दोनों है ना, तो पी ए होगा और बी के लिए पी बी होगा, जिसको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहोगे। और इस समय जो ये ए अकेले है तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए दैट इज सॉल्वेंट, और ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट हो गया। यानी अकेले अकेले है तो प्योर, दो के साथ है तो पार्शियल, जब दो के साथ है तो पी ए पी बी लिखा, अकेले अकेले है तो पी नॉट ए पी नॉट बी लिखा। यहां तक कोई दिक्कत, पक्की वाली बात। यानी हमें मेजर करने के लिए वी नीड अ क्लोज कंटेनर, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास, इसलिए वो इवोपरेट करता है। ए को हम सॉल्वेंट कहते हैं, बी को सॉल्यूट कहते हैं। अगर अकेला ए है तो उसको प्योर ए कहते हैं, उसका वेपर प्रेशर को पी नॉट ए से, अकेला बी है उसको प्योर बी कहते हैं, उसके वेपर प्रेशर को पी नॉट बी से। अगर ए और बी साथ में है तो उसके पार्शियल प्रेशर पी ए पी बी लिखते हैं, उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं, इसको प्योर वेपर प्रेशर कहते हैं, उसको पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। एक सॉल्यूशन का और ये किसका है, अकेले सॉल्वेंट का और अकेले सॉल्यूट का। यहाँ तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर आ गई। अब देखो हम दोनों केस को एक साथ लेके चलेंगे। इरेज करें, लिख लो, टाइम चाहिए ले लो 2 मिनट। 2 मिनट मत दो सर, 5 सेकेंड दो। चलो 5 सेकेंड देते हैं। 5 सेकेंड हो गया सर, ठीक है सर। अब हम दो कंडीशन जो हमने बोला, एक बार लिक्विड लिक्विड लेंगे और एक बार सॉलिड लिक्विड लेंगे। अब हम निकालने जा रहे हैं वेपर, एक सेकेंड मार्कर चेंज, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, पहले में लिक्विड इन लिक्विड, यानी इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो टू वोलेटाइल लिक्विड। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो कि जो हमारा सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्यूशन में दो चीजें लिक्विड लिक्विड है, तो एक सॉल्यूट रहा होगा जो
लिक्विड रहा होगा और एक सॉल्वेंट रहा होगा जो लिक्विड रहा होगा। तो एक सॉल्वेंट बना लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, क्लोज कंटेनर चाहिए हमें, ले लिया सर। अब इसके अंदर ए के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, जैसे ही ए डाला आपने बोल दिया कि ये सॉल्वेंट है। ठीक है सर, ये लिक्विड ए है, यानी ये प्योर ए है, ये सॉल्वेंट है। इसको गर्म करना शुरू किया तो इसने अपना एक प्रेशर क्रिएट किया और इसको हमने कह दिया इसका जो प्रेशर है वो है P0 A। फिर हमने दूसरा एक बक्सा लिया और उस बक्से में क्या किया, सॉल्यूट ले लिया B। ठीक है, बोला यहां पर हमारे पास लिक्विड B है, यानी ये एक सॉल्यूट है, यहां पर प्योर B है। अब इसको भी गर्म किया तो ये अपना भी वेपर प्रेशर बनाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर हो गया P0 B। अब कहता है कि we will measure vapor pressure of any liquid only if it comes only after, समझेंगे जो समझाने की कोशिश कर रहा है, only after it comes to equilibrium। क्या मतलब सर, हम किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी सॉल्यूट का या किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर तभी निकालेंगे जब हमारा कंडेंसेशन और इवोपोरेशन एक तरीके से हो रहा हो। क्या मतलब इसका, इस समय का जो प्रेशर होगा वही उसका वेपर प्रेशर होगा। मतलब गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, एक सिचुएशन ऐसा बनेगा कि वो कब वेपर बन रहा है और कब वेपर कंडेंस करके फिर से लिक्विड भी बन जा रहा है, या कब वेपर ए बन रहा है, ए का वेपर बन रहा है और कब वो कंडेंस करके फिर से लिक्विड ए बन जा रहा है, वो पता ही नहीं चले। यानी दोनों प्रोसेस एक साथ होने लगे, गरम ठंडा दोनों, यानी कंडेंसेशन इवोपोरेशन। उस समय का जो प्रेशर होगा वही उसका वेपर प्रेशर होगा और वही वेपर प्रेशर हम मेजर करेंगे। ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आपने प्योर ए लिया, P0 A बोला, प्योर बी लिया, ये समझ गए ना, यानी इक्विलिब्रियम में जो पहुंच जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि गर्म किया थोड़ा वेपर बना उसका प्रेशर नाप दिया, वो नहीं। हमें वेपर प्रेशर में मेजर करना है कि गर्म करते जाओ, एक ऐसी सिचुएशन पहुंचेगी जहां पे गर्म ठंडा दोनों एक साथ हो रहा है, पता नहीं चल रहा कब पानी बन रहा है कब लिक्विड बन रहा है, दोनों एक जैसा दिखेगा, लगेगा रिएक्शन रुक गया। वैसे स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में हमेशा रिवर्सिबल साइन दिया जाता है। उस समय जो प्रेशर बनेगा वही उसका वेपर प्रेशर होगा। कहता है आप इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को क्या करो, मिलाओ, एकदम प्यार से समझना। इन दोनों को मिला दो। तब जैसे ही इन दोनों को मिलाओगे अब क्या होगा कि कुछ ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने ऊपर होंगे कितने नीचे होंगे पता नहीं, लेकिन ए बी दोनों के मॉलिक्यूल सब आ जाएंगे। ठीक है, आगे। अब इस समय क्या है, एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर में लिक्विड ए प्लस बी है, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, ये प्योर नहीं है। अब इस समय ए का भी वेपर प्रेशर बन रहा होगा और बी का भी वेपर प्रेशर बन रहा होगा, तो ए के वेपर प्रेशर को कहोगे पीए और बी के वेपर प्रेशर को कहोगे, बी के वेपर प्रेशर को कहोगे पीबी। अब जब आपने सॉल्युबिलिटी पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी, उस समय आप क्या कह रहे थे, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। उसी तरह यहां पर हमारे पास, ये किसने कहा था हमें, हेनरी सर ने। ठीक है, और इस समय हमारे पास एक रॉल्स सर आएंगे, RAULTS, रॉल्स लॉ आएगा। ये हेनरी का लॉ था, ये रॉल्स का लॉ है। रॉल्स लॉ भी वही कहते हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, किसका निकाल रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसका वेपर प्रेशर गिवन होगा क्वेश्चन में, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर जो ओरिजिनल होता है उसका वेपर प्रेशर हम फाइंड आउट कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके, इसका कोई कैलकुलेशन मेथड है ही नहीं। तो ये हमारे पास गिवन होगा, इसका वेपर प्रेशर हम निकाल सकते हैं जब सॉल्यूशन बन जाता है। तो रॉल्स सर कहते हैं, ये भी वही बात कहते हैं कि प्रेशर ऑफ
गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। यानी अगर मान लो ए का प्रेशर है, निकालना है प्रेशर ऑफ ए निकालना है, जिसको हम क्या क्या कहते हैं, कौन सा प्रेशर, इसको प्योर वेपर प्रेशर कहते हैं, पी नॉट ए को क्या कहते हैं, प्योर वेपर प्रेशर, और पी नॉट बी को भी कहते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी एंड ऑफ ए। लेकिन इस दोनों को क्या कहते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और इसके लिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो कहता है ये वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर तो आपको एक्सपेरिमेंट से निकालना होगा, लेकिन पार्शियल वेपर प्रेशर में जैसे हेनरी सर ने सॉल्युबिलिटी के लिए प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, वही काम रॉल्स लॉ ने भी किया, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। बस जब इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था, हेनरी सर ने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था, तो हेनरी कांस्टेंट KH लेकर आए थे, क्योंकि इन्होंने सॉल्युबिलिटी को बताने का तरीका बताया था। और जब रॉल्स और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो P नॉट लेके आएंगे, A का है तो P नॉट A लेकर आएंगे, गैस A है उसका प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालना है तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B के, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ B हटाओगे तो यहाँ पर P नॉट B आ जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ A और B निकालना आप ऑलरेडी सीख चुके हो, बस P नॉट A P नॉट B आपको चाहिए, और P नॉट A P नॉट B क्वेश्चन में गिवन होगा। कुछ समझ में आया? पक्की वाली बात बोलो, सेम चीज किया उन्होंने, ठीक है। आगे बढ़े, लिखो इस बात को, लिखो एकदम, हम बहुत प्यार से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अगर समझ जाओगे ना तो मजा आ जाएगा। इस सबको हम एक साथ डिक्टेट भी कर देंगे, घबराओ मत। लिख लिया? लिखो 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 लिखो, एकदम समझो बारीकी से। अगर एक बार में सुन के नहीं समझ पाया तो थोड़ा पीछे कर लो, इरेज करे। यानी पूरी हेनरी सर की तरह से चलना है, ठीक। अब हटाते हैं ये सब सारी चीजें, ये सब हटा देते हैं। लिक्विड है, ये सब लिख लो ना, क्या क्या हटाएंगे वो लिख देते हैं। चलो ये हटा देते हैं। लिक्विड का था ना। अब देखो यहां से क्या है, रॉल्स सर आए। कौन सर आए? रॉल्स सर। ये दोनों कहां से मिल रहा था हमें? एक्सपेरिमेंट से मिल रहा था, ठीक है। P नॉट, ये समझ जाओगे, लिख चुके होंगे ना। हाँ, यहां से रॉल्स सर ने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कर दो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A बराबर आ जाएगा P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। P नॉट A लगा देना, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है उसका प्योर वेपर प्रेशर से उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएगा। अगर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कर दो, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B आ जाएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये दोनों फॉर्मूला आ गया। अब डाल्टन सर ने कहा था कि मान लो हमारे पास एक क्लास 11th में हमने पढ़ा होगा और 9th में भी डाल्टन्स लॉ। उन्होंने बोला मान लो इसके अंदर 3 गैस है, एक N2 है, एक H2 है, एक O2 है, और ये तीनों के तीनों गैस नॉन रिएक्टिंग है। कैसे हैं? नॉन रिएक्टिंग गैसेज, रिएक्ट ना कर जाए। ऐसा ना हो कि N2H2 रिएक्ट कर जाएगा तो कुछ और प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ऐसा मान के चलो कि तीनों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस समय प्रेशर ऑफ N2 जो बना रहा होगा प्लस प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ O2 जो बना रहा होगा, इन तीनों प्रेशर को जोड़ दोगे तो टोटल प्रेशर आपको मिल जाएगा। तो उसी को लेते हुए अगर हम बोले टोटल प्रेशर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो है 100 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B जो है 100, दोनों को जोड़ दो तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा। यहाँ से बोलोगे टोटल प्रेशर बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ A की जगह लिख सकते हो P नॉट ऑफ A एक्स A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B की जगह लिख सकते हो P नॉट ऑफ B एक्स B। तो ये एक फार्मूला निकल के आ जाएगा। नीचे का डायग्राम समझ गए हो, इरेज कर देते हैं। अब लिख लो। लिख लिया सर? लिख लिया? हाँ सर। बारीकी से समझो, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बिलीव करो अगर आपको समझ में आ गया ना तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा, इतना मजा आएगा ना कि आप थैंक्स बोलोगे। अच्छा ऐसी बात है सर। अब देखो, तो आपने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B बराबर होता है 1। तो यहां से अगर आप चाहो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर 1 माइनस
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हो। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत है। अगर यहाँ चाहो तो इसको ऐसा बना सकते हो, पी ए बराबर पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह लिख सकते हो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। या अगर इसको चाहो तो ऐसा बना सकते हो, पी बी बराबर पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह लिख सकते हो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जैसा जरूरत हो ऐसा काम। इसको अगर चाहो तो ऐसा बना सकते हो, पी टोटल बराबर पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह एक बार 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख दो, प्लस पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को एज इट इज छोड़ दो, दोनों को चेंज करेंगे तो फिर 1 1 करके वही आ जाएगा। यहाँ से पी टोटल बराबर क्या मिल जाएगा, पी नॉट ए अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ से पी टोटल बराबर पी नॉट ए, इन दोनों में से अगर एक्स बी कॉमन लोगे प्लस साइन लगा के तो देखो ये पहले आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए बाद में आ जाएगा। एक फार्मूला ऐसा भी बन के आ सकता है। या कोई बच्चा कहेगा नहीं सर इसी फार्मूला में हम थोड़ा अलग चेंज करें, क्या चेंज करेंगे, तो हम पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए को नहीं छेड़ेंगे और पी नॉट बी और एक्स बी की जगह 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख देंगे। तो लिख देंगे तो पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा पी नॉट बी माइनस, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर पी नॉट बी हो जाएगा, माइनस पी नॉट बी एक्स ए। इसमें से एक्स ए कॉमन ले सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, पी टोटल बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन ले लिया तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी बन गया। तो एक फार्मूला ये भी हो सकता है। इसको चाहो तो पहले लिख लो पी नॉट बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो या तो पी टोटल की जगह ये यूज कर लो या पी टोटल की जगह ये यूज कर लो, पी ए की जगह ये यूज कर लो, पी बी की जगह ये यूज कर लो। और मोल फ्रैक्शन निकालने का ऑलरेडी तरीका हम बता चुके हैं। लिख लो, ये सारा फार्मूला लिखो 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 लिखो। डाल्टन सर का लॉ समझ ही गए हो। जब टोटल प्रेशर निकालना है तो सारे गैसेस का पार्शियल प्रेशर जोड़ दो, वही लॉ हमने इसमें भी लगा दिया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर आपको ए निकालना है तो आप मोल ऑफ ए ऊपर लिखते थे, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी नीचे लिखते थे। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो मोल ऑफ बी ऊपर लिखते थे और मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी नीचे लिखते थे और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1 होता था। इन सब में कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरी कहानी हो गई। अगर आपके पास दोनों के दोनों लिक्विड लिक्विड है, यानी सॉल्यूट भी लिक्विड सॉल्वेंट भी लिक्विड। अब इसी को डिफिनीशन बना के एनसीईआरटी में लिखा गया कि व्हाट इज रॉल्स लॉ। अब हम डिफिनीशन बना के समझाते हैं। इसको इरेज करो, सॉरी मतलब लिख लो, इसको इरेज करते हैं। लिख लिया। अब रॉल्स लॉ का डिफिनीशन समझा देते हैं, क्या कहोगे। देखो अब रॉल्स लॉ का डिफिनीशन है, अब लिख लो, याद करने का तरीका समझा देते हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि हम ए ले रहे थे, ठीक, और इस समय इसका प्रेशर हो रहा था पी नॉट ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। फिर बी ले रहे थे और इसका प्रेशर हो रहा था पी नॉट बी, और ये सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट था, दोनों को मिला रहे थे, सॉल्यूशन ले रहे थे। इसके अंदर ए भी था, बी भी था, ए भी था, बी भी था। इसका प्रेशर बन रहा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जिसकी जगह रॉल्स सर ने हमें समझाया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो पी नॉट ए और पी नॉट बी आया था। इसी को अगर डिफिनीशन बनाओगे तो क्या बोलोगे कि इन अ सॉल्यूशन किसी एक सॉल्यूशन में डी, इसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, तो डी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल बोले, क्योंकि अगर ये नॉन वोलेटाइल होता तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं बनता, जो दूसरा भी केस देखेंगे। तो ईच volatile component, and in a solution the partial pressure of each volatile component is directly proportional to the mole fraction of that component, mole fraction of that
कंपोनेंट, बस बात खत्म। ठीक है, इसी जगह हम इसको लिख लेते थे पी ए बराबर पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको लिख देते थे पी बी बराबर पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पी नॉट ए पी नॉट बी हमें एक्सपेरिमेंट से मिलता था, और पी टोटल बराबर लिख देते थे पी ए प्लस पी बी, और उसको तोड़ मरोड़ के लंबा चौड़ा करके भी समझा दिया, लिख लो। डेफिनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम है? इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच, वोलेटाइल इसलिए लगाया क्योंकि अब केस नॉन वोलेटाइल का भी आएगा, तो दोनों जगह अलग अलग बात लिखने से अच्छा एक ही बात लिख लो, ईच वोलेटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, बात खत्म, टू देयर मोल फ्रैक्शन या टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे सॉल्युबिलिटी में होता था, बस वहां पर सॉल्युबिलिटी में प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के KH आता था, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के P नॉट A आता है। वहां पर भी KH की वैल्यू गिवन होती थी, क्वेश्चन में बना के देखा है, और यहाँ भी P नॉट A और P नॉट B की वैल्यू गिवन होगी, लिख लिया, इरेज करें, हटाए। अब आगे बढ़ते हैं, पक्का। अब इसी जगह दूसरा हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड इन लिक्विड, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड। हमने बोला है नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट में आपको या तो यूरिया मिलेगा या तो ग्लूकोज मिलेगा या तो सुक्रोज मिलेगा, जिसका दूसरा नाम केन शुगर या शुगर केन दिया जाएगा। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल, इसका मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम पर मोल, और इसका मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम पर मोल। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक कंटेनर ले रहे हैं, देखेंगे आराम से, और इसके अंदर A ले रहे हैं, यानी क्या ले रहे हैं? प्योर लिक्विड ले रहे हैं, प्योर लिक्विड A ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं यानी सॉल्वेंट ले रहे हैं, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा कैसा है? लिक्विड है, यानी यहाँ पर हमारे पास प्योर A है, तो इसका एक वेपर प्रेशर बनेगा जिसको हम कहेंगे P नॉट A प्लस B, ये सॉल्वेंट है, प्योर A है, इसका वेपर प्रेशर P नॉट A है, प्योर लिक्विड A लिख लो, सबसे अच्छा लगता है, लोग लिखते हैं, ठीक है। अब B जो है हमारा बच्चे वो वेपर प्रेशर बनाएगा नहीं, क्योंकि B कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर ऑफ B हमेशा 0 होगा। वोलेटाइल का ना वेपर प्रेशर ऑफ A जो है वो 0 कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, तो B एज इट इज रह जाएगा। और इस दोनों को जब आप मिलाओगे, B का कोई डब्बा उब्बा बनाने की जरूरत है नहीं, वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, B दोनों को जब आप मिलाओगे तो फिर से A और B मॉलिक्यूल्स फिर इसमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं B उसको पीछा छोड़ेगा, और इसका वेपर प्रेशर सिर्फ इसका पार्शियल प्रेशर A की वजह से बनेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात यह है कि इसका जो प्योर वेपर प्रेशर है उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए हैं जो B के हैं और जो कि प्रेशर नहीं बना रहे, लेकिन अपनी जगह बना लिया A के ऊपर सरफेस पर। तो जगह बनाने से जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर A का था वो बड़ा हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर से। पिछली बार में क्या था? जो पार्शियल वेपर प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन ऑफ A के, और जो B का पार्शियल वेपर प्रेशर था वो मोल फ्रैक्शन था B के। लेकिन ये क्यों हुआ, ये समझ में आया ना? ओरिजिनली ये प्योर वेपर प्रेशर P नॉट बहुत बना रहा था, सारे मॉलिक्यूल्स A के, जो जितने भी सरफेस पर मॉलिक्यूल्स थे वो सब A के थे। लेकिन जैसे ही B को मिला दिया, जो एक सॉलिड है जो कि नॉन वोलेटाइल है सॉलिड होने की वजह से, जो कि या तो यूरिया है या तो ग्लूकोज है या तो सुक्रोज है, इसके अलावा नहीं देखने को मिलेगा आपको 12th क्लास में, लेकिन अगर मिलेगा तो उसमें स्पेशली बोल देगा दिस इज द नॉन वोलेटाइल, ये ब्रैकेट में दे देगा, ठीक है, ये बड़ा होगा। अब जैसे इसमें लिख रहे थे PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, क्या इसमें ये बात लिखोगे?
ये नहीं लिखोगे क्योंकि पीवी का प्रेशर ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखोगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहाँ से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिर्फ एक ही चीज का बनेगा। और इस समय जब रॉल्स लॉ का डिफिनेशन लिखोगे तो जो हम पिछली बार लिख रहे थे कि इन अ सॉल्यूशन दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। इसलिए आप समझ में आया कि वोलेटाइल यूज किए, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल का नहीं दिखाएगा, इसका नहीं निकलेगा। तो इन सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, इधर लिख देते हैं कंपोनेंट के बाद, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। वो अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसके सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर। अब इसी को क्या करता है, थोड़ा बहुत घुमा के और ऐसा बना देता है। इरेज करें इधर से, लिख लो। अब इसी में थोड़ा बहुत दिमाग लगा देगा। क्या दिमाग लगा देगा, देखो ना इसी फॉर्मूला को कैसे, पी वही चीज लिखना वही जो पिछली बार लिखे, बी की वजह से नहीं लिखा। अब इसी को क्या करेगा, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। अब एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1, तो एक्स ए की जगह लिख दिया 1 माइनस एक्स बी। तो पी ए बराबर पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ से पी ए बराबर पी नॉट ए अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस पी नॉट ए एक्स बी मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ से क्या किया कि इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेकर आया। समझ रहे हो क्या कर रहा है, देखो ये पी नॉट ए एक्स बी को इधर लेकर आया, पी नॉट ए एक्स बी को इधर लेकर आया, और पी नॉट ए इधर था उसको इधर ले गया माइनस पी ए, और इसको नीचे लेकर आया तो एक्स बी बराबर आ गया पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। जो चीज पिछली बार किया था वही चीज किया, लेकिन जब यहां पहुंचोगे, आप यहां पहुंचोगे तो जो पी नॉट ए माइनस पी ए है इसको कहता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी जो पहले पी नॉट ए का वेपर प्रेशर था वो ज्यादा था पी ए के वेपर प्रेशर से, तो पी नॉट ए का वेपर प्रेशर में से पी ए के वेपर प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है। और इस जब उसको ओरिजिनल वेपर प्रेशर पी नॉट ए से फिर डिवाइड कर देंगे तो वही टर्म बन के आ जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसी को आगे बढ़ा के ऐसा बना दिया गया है। और हमारे को पढ़ना है, मतलब हमारे को पढ़ना नहीं, हम ऐसा लैंग्वेज नहीं यूज करते, बुला गया हमसे, हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, तो हमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, एनसीईआरटी में दिया है, उसका एक प्रॉपर्टी पढ़ लिए। हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो तो इस फॉर्मूला को एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए जो लिखा है, इसमें प्रेशर ऑफ ए डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। समझ रहे हो, यानी बी पर ए का प्रेशर डिपेंड कर रहा है। यानी प्रेशर ऑफ ए बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ जाएगा, घटेगा बढ़ेगा तो घट जाए। समझो सॉल्यूशन में जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ाओगे प्रेशर क्या होगा, घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा ना। पी नॉट ए माइनस पी ए कर रहे हो, पहले पी नॉट ए 100 था और पी ए मान लो 80 हुआ, और सॉल्यूट मिला दिया तो 60 हो गया, तो लोअरिंग जो है बढ़ गया ना, रिलेटिव जो है वो बढ़ गया ना, बहुत ज्यादा कम होने लगा ना ओरिजिनल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर। तो इसी को कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी दी प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। ये किसके अंदर हो रहा था, सॉल्यूशन के अंदर। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच पार्शियल pressure of a solution depends upon the mole fraction of solute। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करे, उसको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला पढ़ना है हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा हमें पढ़ना है
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हमें पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला हमने आपको डायरेक्टली इसी के थ्रू समझा दिया है। अब यहाँ से हमें जैसा लगता है कि आपको पूरी स्टोरी वेपर प्रेशर कंटेनिंग लिक्विड एंड सॉलिड लिक्विड की समझ में आई है। अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और मजा आएगा। हमने अपनी तरफ से बहुत शॉर्टकट और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। जो बच्चा थोड़ा कोरिलेट कर लेगा ना, उसके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। जो थोड़ा सा दिमाग लगा के सिर्फ लिखने में बैठा रहेगा या सिर्फ सोचने में, नहीं होगा। लिखो, सोचो, एक बार देखो, पूरा गो थ्रू देखो, एकदम दिमाग में घुस जाएगा। ऐसा कोशिश किया, बात बाकी तो आप बताओगे कमेंट करके। लिख लो इसको। अब हम क्वेश्चंस बनाने पे आते हैं। लिख लिया? हाँ सर। अब देखो, एक छोटी सी बात समझते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। वो छोटी सी बात ये है कि आप लोग हमें एक बढ़िया सा चॉकलेट खिलाओगे। अरे सर, कहाँ से खिलाएंगे सर, हमारे तो पॉकेट मनी जो है वो कैंटीन में दोस्तों के साथ समोसा खाने में खत्म हो जाती है, तो आपको कैसे चॉकलेट खिलाएंगे? ओके। अब आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है, ये क्या है, मान लो लिक्विड है, ये लिक्विड ए है, और हमने बोला, और मान लो इसके अंदर एक लिक्विड बी है। हमने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, तो ये क्या लिखते थे, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। और अगर दूसरा हम कहें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ, तो मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। लेकिन इसी लिक्विड को अगर हम वेपर फेज में ले आए, ये क्या है, वेपर फेज ऑफ ए, और मान लो यहां पर दूसरे को हम वेपर फेज में ले, यानी लिक्विड को जब वेपर बना ले, ये क्या है, वेपर फेज ऑफ बी। और इस समय कहे कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालो, तो इसको ऐसे करके लिखते हैं, साई ए बराबर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज बराबर प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर। यानी अगर आपको मोल, ये किसमें लिखते हो आप, ये फॉर्मूला कब यूज करते हो, जब कहीं पर कोई लिक्विड होता है, यानी लिक्विड हो तो मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। बी का निकालना है तो मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। टोटल नीचे है, जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर। ये लिक्विड फेज में, लिक्विड में। और जब वेपर फेज में कोई चीज दिया जाए, उसका अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, इसको एक्स ए से डिनोट करते हैं, इसको साई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस समय पी ए निकाल लेते हैं। पी ए कैसे निकालते हैं, तो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए करके, और जब पी ए निकल जाता है उसको पी टोटल, और पी टोटल कैसे निकालते हैं, पी ए प्लस पी बी से, डेट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। ये टोटल निकाल के इसके नीचे डालते हैं, और जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना होता है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऊपर, और इसका भी पार्शियल वेपर प्रेशर ऊपर, और पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी से निकाल देते हैं। ये बात समझ में आई? तो छोटी सी बात को लिखो। अब क्वेश्चन पे हम आ ही जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमें नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है। क्वेश्चन बनाएंगे और हमारा चीजें क्लियर होता चला जाएगा। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और ये जो लिखा है ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। जब लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, तो अभी तक हम लिक्विड में निकालते आ रहे थे, वेपर में नहीं। अब हम वेपर में भी निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो अब क्वेश्चन आंसर के सीरीज पे बढ़े। हाँ सर, बढ़ जाओ। चलो इसको इरेज करते हैं। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 45 के एग्जाम्पल पे, फिर पेज नंबर 49 में दिए गए इन टेक्स्ट पे, और फिर आ जाते हैं पेज नंबर 50 में दिए गए एग्जाम्पल। तो सबसे पहला हमारे पास है पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 का एग्जाम्पल है हमारे पास 2.5। कहता है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एट 290 केल्विन इज, यानी आपके पास देखो अकेला CHCl3 का अकेला वेपर प्रेशर दिया हुआ, यानी ये है P नॉट ऑफ CHCl3 बराबर रिस्पेक्टिवली है, ये है 200
mmHg। अच्छा, एंड डाइक्लोरोमीथेन यानी P0 ऑफ CH2Cl2 है हमारे पास 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। ये दोनों चीजें हमें दी गई है। पहले पार्ट में कहता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी P ऑफ CH निकालना है, ठीक है, एंड P ऑफ CH2Cl2 क्योंकि सॉल्यूशन में मिलने के बाद दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे P0 ऑफ CH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस। उसके अलावा क्या गिवन है, बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3, यानी दिया हुआ है 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। ये पहले पार्ट में ये दोनों निकालना है और ये दोनों दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 निकालना है इन वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 निकालना है इन वेपर फेज। अब निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन समझ गए, डाटा लिख लिया हमने। अब हमें सबसे पहले मोल फ्रैक्शन, इसका फॉर्मूला जब लिखोगे P ऑफ CHCl3 बराबर तो क्या लिखोगे P0 ऑफ CHCl3 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। P0 ऑफ CHCl3 की जगह तो आप डाल दोगे 200 mmHg इनटू मोल फ्रैक्शन कहां से लाओगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लो, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 निकालना है आपको, उसको पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl निकालना है, उसके लिए मोल निकालना होगा। तो सबसे पहले आप निकालो मोलर मास ऑफ CHCl3। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, Cl का होता है 35.5। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 35.5, ये हो जाएगा 14 प्लस 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 16, 3 3 जा 9, 106। ये हो जाएगा लगभग 0.5 6 4 10 1 2 210.5 ग्राम पर मोल। सही किया है। 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 3 9 1 10। CHCl3 12 क्लोरीन है ना, तो देखो तो कहीं कुछ गलती है ना, बहुत ज्यादा नहीं कर दिया हमने, 14 ही आएगा ना, 12 सॉरी माय मिस्टेक 12 प्लस 1 क्या होगा 13 होगा, बहुत गलत ऐड कर दिया, ठीक है। ये 0.5 6 3 9 1 1 119 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब यहां से निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3, तो गिवन मास क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास कितना है 25.5 ग्राम अपॉन 119.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसको काट कूट करोगे तो आपको मोल में आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 निकल जाएगा और ये आ जाएगा लगभग 0.213 मोल। उसी तरह आप निकालोगे मोलर मास ऑफ CH2Cl2, that is 12 plus 1 into 2 plus 2 into 35.5, यह आ जाएगा 12 2 14 प्लस 5 गुना 10 3 5 गुना 10 1 11 3 गुना 6, यह आ जाएगा लगभग 4 1 5 6 6 7 85 ग्राम पर मोल आ गया। किसका, मोलर मास ऑफ CH2Cl2। तो यहां से अगर आप निकालोगे मोल्स ऑफ CH2Cl2 तो गिवन मास कितना है 40 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना आया है 85 ग्राम पर मोल। ग्राम कट जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो मोल में आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0.47 मोल आ जाएगा, यानी मोल ऑफ CH2Cl2 पता चल गया और मोल ऑफ CHCl3 पता चल गया। उसके अलावा आप हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है और सब चीजों को हटाते हैं और मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अब यहां से लिख लिया था ये वाला, ये भी हटा देते हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। तो जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सपोज करो CHCl3 निकालेंगे तो ये क्या आएगा,
ये आएगा 0.213, इसका मोल ऊपर लिखेंगे अपॉन इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 0.213 प्लस 0.47, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 अगर आप निकालते हो तो ये आ जाएगा 0.312, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। ये 0.213 प्लस 0.47, ये आ गया, ये नीचे में आ जाएगा 0.683 और डिवाइड करो 0.213 डिवाइडेड बाय 0.683 0.3, हाँ ठीक है। ये आ जाएगा 0.312 मोल। कितना आ जाएगा? 0.312, नहीं मोल फ्रैक्शन में कोई यूनिट ही नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि मोल मोल कट जाएगा। अब जब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 निकालना है तो उतना मेहनत मत करो कि अब उसका मोल ऊपर लिखो और टोटल मोल नीचे लिखो, नहीं। आप जानते हो कि किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता चल जाता है, दूसरे का मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 माइनस कर लोगे तो 1 माइनस 0.312 करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 में से 8 8, यानी 0.688 मिल गया। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ B और ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 और ये CH2Cl2 आ गया, ठीक है। यानी यहाँ से अब आराम से आप कहानी खत्म। अब यहाँ क्या करोगे? 200 यूनिट बाद में लिख लेंगे और इसका मोल कितना है CHCl3 का? 0.312, जो भी आएगा आंसर। प्रेशर निकाल रहे हो mmHg है, इसका कोई यूनिट नहीं है, जो भी आंसर आएगा वो mmHg में आएगा, ठीक है। अब अगर हमें मोल इसका लिख लिया तो इतना दूर हटा देते हैं, लिख लो इरेज करें। अब हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर, मल्टीप्लाई करके हम अभी दिखा देते हैं आपको, टेंशन मत लो, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमें निकालना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2, तो यहाँ लिखोगे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 दिया हुआ है 415 mmHg इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, हाँ ठीक है, यह है 0.688, ये जो भी होगा वो mmHg में आ जाएगा। अब इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें और उसके बाद एक सेकेंड रुक जाओ, तो हमारे पास आया पॉइंट, देखो ना मल्टीप्लाई करने का भी आसान तरीका, ये डेसिमल हटाओ, नीचे में 1000 आ जाएगा, ये 00 इस 00 को काट देगा, 312 इंटू 2 करोगे और एक डेसिमल देना पड़ेगा, यानी 62.4 mmHg आ जाएगा, यहाँ डेसिमल है। और इसका निकालोगे तो इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.415 इंटू, नहीं 0.415 नहीं है, 415 इंटू 0.688, ये आ जाएगा 285.52। और आपसे कहता है टोटल वेपर प्रेशर निकालो, तो प्रेशर ऑफ CHCl3 प्लस प्रेशर ऑफ CH2Cl2 दोनों को जोड़ दो, 62.4 प्लस 285.52, जो भी आंसर आएगा mmHg में आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं प्लस 62.4, तो ये लगभग आ जाएगा 347.9 mmHg आ गया टोटल वेपर प्रेशर। लिख लो इसको। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इन वेपर फेज, तो प्रेशर ऑफ CHCl3 डालेंगे और नीचे में टोटल प्रेशर डालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इन वेपर फेज आ जाएगा। लिख लो, घबराने की जरूरत नहीं है, समझ ही गए हो आप। अब कैलकुलेशन का बात है, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 तो आ जाएगा प्रेशर ऑफ CHCl3 अपॉन टोटल प्रेशर। CHCl3 का प्रेशर है 62.4 mmHg और टोटल प्रेशर है 347.92 आया था, 92 mmHg। और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता था, mmHg कट गया, जो आएगा वो उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 निकालोगे तो प्रेशर ऑफ CH2Cl2 अपॉन टोटल प्रेशर डालोगे, तो यहाँ लिखोगे 285.52 mmHg अपॉन 347.92 mmHg। इसका कोई यूनिट नहीं होगा। और इन दोनों को जब हम बहुत प्यार से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा
0.18 और ये आ जाएगा 0.82। और इसमें भी एक चीज कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl3 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इज 1। हमेशा देखो 8 2 10 8 1 9 1 10, यानी जो आप कह रहे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B बराबर 1 होता है, उसी तरह इन लिक्विड, उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज भी 1 होता है। दोनों का मोल फ्रैक्शन, तो एक निकाल के दूसरे को माइनस भी कर सकते हो डिवाइड करने की जगह। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें गिवन थी, उसके अलावा जो भी बकवास किया हमने अपने दिमाग से किया, और आपके पास भी इतना दिमाग है, आप समझ गए होंगे कि क्या बकवास किया है। तो पेज नंबर 45 का एग्जाम्पल नंबर 2.5 हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं पेज नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर 2.8 पे। लिख लो, इरेज करें इसको। और वो जो हम कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर देते हैं, उसको आप घर पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तो उसमें बैठ के हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1 घंटा कैलकुलेशन में लग जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, और वो हर जगह आप कैलकुलेशन छोड़ छोड़ के आओगे तो आपका मार्क्स कटेगा। इसलिए करने की प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। पेज 49 का 2.8 पे आते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2.8 इंटेक्स का है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B इज दिस एंड दिस, यानी P0 A है आपके पास 450 mmHg, और P0 B है आपके पास 700 mmHg at 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture if the total vapor pressure है हमारे पास 600 mmHg, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, ये कह रहा है ना। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज दिस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है। और ऑल्सो कहता है ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी मोल ऑफ A इन वेपर फेज और मोल ऑफ B इन वेपर फेज निकालना है। और इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, आप भी समझ गए हो। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल वेपर प्रेशर बराबर PA प्लस PB। इसको आप लिखते हो P0 A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0 B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। एक काम करो, किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, P टोटल बराबर, तो इसको P0 A और इसको 1 माइनस XB, क्योंकि दोनों वेरिएबल है तो किसी एक में चेंज कर लेते हैं, किसी एक में, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स डाल सकते थे। तो यहाँ से आ गया P0 A माइनस P0 A एक्स A प्लस P0 B एक्स B। इन दोनों में से नहीं, एक्स बी होगा ना, यहाँ इन दोनों में से एक्स बी है ना, तो एक्स बी कॉमन लोगे तो P0 A प्लस, अगर एक्स बी कॉमन लोगे तो प्लस वाला पहले आएगा P0 B माइनस P0 A, और यहाँ P टोटल की जगह है आपके पास 600 था ना, गलत है लिख लिया, हाँ ठीक है। P टोटल की जगह 600, P0 A की जगह है 450 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B नहीं पता, P0 B की जगह है 700 माइनस P0 A की जगह है 450। यहाँ से इस 450 को इधर लाओगे तो 600 माइनस 450 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 250 आएगा। और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, और ना ये बच गया 5 में से 4 गया 1, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू 250। यहाँ से बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B बराबर हो गया 150 बाय 250, ये 0 0 कट गया, 5 3 जा 5 5 जा, इसको करोगे तो 0.56 जा 30, 0.6 आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है तो 1 माइनस 0.6 कर दोगे तो 0.4 आ गया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकाला कितना आया 0.4, मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाला कितना आया 0.6। अब हमको मोल ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज निकालना है। तो हमें अब सबसे पहले PA निकालना होगा, और टोटल वेपर प्रेशर तो दिया हुआ, PA निकालना होगा और PB निकालना होगा। इरेज करें इधर वाले पार्ट को, लिख लिया है, हाँ सर लिख लिया। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A
इन वेपर फेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। पार्शियल की जगह पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल वेपर प्रेशर की जगह है हमारे पास, टोटल अभी रहने देते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाला तो ये आ गया पी नॉट ए की जगह है 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह है 0.4 अपॉन टोटल वेपर प्रेशर है हमारे पास 600। इस डेसिमल को हटाया तो नीचे 10 आया, ये 10 से ये 0 कट गया तो ये आ गया 45 इंटू 4 अपॉन 600। इसको 5 से काटो 9 बार में, 5 से काटो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 120 बार में, फिर 4 से काटो 3 बार में 0 हो जाएगा, 3 से काटो 10 बार में, 3 से काटो 3 बार में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया 0.3 आ गया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज निकालना है तो या तो आप फार्मूला लगा लो, तो फार्मूला लगाओ पी बी अपॉन पी टोटल बराबर पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन पी टोटल, और पी नॉट बी की जगह लिखोगे 700 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह लिखोगे 0.6 अपॉन 600। इस डेसिमल को उठाओगे नीचे 10 आ जाएगा, ये 6 से 100 बार में कट जाएगा, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 और ये ऑटोमेटिकली 0.7 आ गया। या अगर आप इसको ऐसे निकालते मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, तो 1 माइनस 0.3 बराबर 0.7 ही आता, जैसे मन था वैसे निकाल लो। तो इस तरह से पेज नंबर 49 का भी क्वेश्चन नंबर 2.8 खत्म होता है। अब हम आते हैं पेज नंबर 50 के, पेज नंबर 50 के एग्जांपल नंबर 2.6 पे। इसको लिख लो, लिख लिया, इरेज करें पक्का। क्वेश्चन बनाने से क्या होता है ना, एनसीईआरटी का आपको भी पकड़ में आता है कि चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब जैसे पेज नंबर 50 के क्वेश्चन नंबर 2.6 पे आते हो तो कह रहा है एग्जांपल 2.6 में द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस। प्योर बेंजीन का है, पी नॉट बेंजीन है 0.850 बार, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेजिंग, एक नॉन वोलेटाइल है सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब छोड़ दो, क्वेश्चन समझ लो। नॉन वोलेटाइल है तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, हम समझाएंगे आगे जब वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मान लेते हैं उसका, नहीं मानना नहीं, उसका गिवन मास है 0.5 ग्राम। कहता है नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट वेजिंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी आपके पास गिवन मास ऑफ बेंजीन है जिसका फॉर्मूला सब जानता है C6H6 होता है, वो है 39.0 यानी 39 ग्राम। मोलर मास भी इसका दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ बेंजीन भी दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। देखो बड़ा अच्छे बनते सेट, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज इतना, यानी जब प्योर बेंजीन को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से मिलाते हैं, यानी यहाँ पर एक में बेंजीन है और एक में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसका कोई वेपर प्रेशर नहीं है, और इन दोनों को जब मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बन के आता है, वो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन के आता है यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो बन के आता है वो आता है 0.845 बार, ठीक है। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, इस सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास यानी मोलिक्यूलर मास क्या होगा, ठीक है। देखते हैं। अब यहां से हम जानते हैं कि अगर A में हमारे पास यहाँ पर अगर बेंजीन है यानी पी नॉट ऑफ बेंजीन है हमारे पास, प्लस B का तो कुछ है ही नहीं। अब ये दोनों मिलेगा तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर बनेगा वो सिर्फ बेंजीन का बनेगा, यानी यहाँ से लिख सकते हो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन को B लिखेंगे तो कंफ्यूज मत करना, स्मॉल b, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। यहां से आप देखो आपको, हाँ ठीक है, बेंजीन B मतलब सॉल्यूट नहीं है, ठीक है। यहां से आप आगे बढ़ोगे तो आपको निकालना क्या है कि कितना इसका मोलर मास है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का।
और नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम अभी स्मॉल ए मान लेते हैं। कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट बताता है, लेकिन अभी स्मॉल मान रहे क्योंकि बेंजीन बी से डिनोट होता है। तो पी ऑफ बी बराबर पी नॉट ऑफ बी और 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ स्मॉल ए हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पी ऑफ बी बराबर पी नॉट ऑफ बेंजीन माइनस पी नॉट ऑफ बेंजीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर, तो पी नॉट ऑफ बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बराबर पी नॉट ऑफ बेंजीन माइनस पी नॉट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। अब आपके पास इसको नीचे लेके चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर पी नॉट ऑफ बेंजीन माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन पी नॉट ऑफ बेंजीन। ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता था। लिखो लिखो, इरेज करते हैं, इसको इरेज करें। अब आपको यहाँ से ये फार्मूला ऑलरेडी पता है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हमें प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो बेंजीन की वजह से बना है अपॉन पी नॉट ऑफ बी रखना होगा। कोई दिक्कत है? हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन का नहीं पता, लेकिन हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन निकाल सकते हैं। कैसे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन बराबर क्या होगा, पी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब यहाँ से पी नॉट ऑफ बेंजीन हमारे पास दिया हुआ है 0.850 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है तो हमें क्या लिखना होगा, नहीं निकाल सकते, मोल ऑफ बेंजीन अपॉन 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 मोल ऑफ सॉल्यूट जो है सो प्लस। कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे हम, देखो अभी निकाल देंगे आराम से, घबराओ मत। लिखो इसको फास्ट, इसको हम जस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जल्दी लिखो। लिख लिया? ठीक। क्यों निकाले? यही तो है पी ऑफ बेंजीन, यही तो है। कितना कंफ्यूज कर गए। जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था तो सिर्फ बेंजीन की वजह से ही तो बन रहा था, जो बॉक्स बना के समझाए हैं। यहाँ जो प्रेशर बन रहा है वो सिर्फ बेंजीन की वजह से ना, क्योंकि जो दूसरा है वो नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पर आप डालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, पी नॉट ए की जगह क्या है, पी नॉट बी की जगह 0.850 माइनस पी बी की जगह 0.845 अपॉन पी नॉट बी की जगह 0.850। नीचे वाला इरेज करें, लिख लिया होगा आपने, ये सब हटा दें। समझ गए हो ना? हाँ सर समझ गए, आसान है। अब इसको लिख सकते हो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ बेंजीन। लेकिन जानते हो कि मोल ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो बहुत 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 छोटा होता है मोल ऑफ बेंजीन से। ओवरऑल कंपेयर करोगे तो इसको हम लगभग 0 कंसीडर कर लेते थे। तो इसकी जगह आप चाहो तो ऐसा भी तो लिख सकते हो, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ बेंजीन बराबर, इसको घटाओगे तो ये घट के आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 0.005 अपॉन 0.850। इस डेसिमल को हटाओगे, ऊपर में 1000, इस डेसिमल को हटाओगे, नीचे में 1000, ये पूरा कट जाएगा। तो मोल ऑफ ए की जगह क्या लिख सकते हो, मोल ऑफ ए की जगह लिख सकते हो गिवन मास ऑफ ए 0.5 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ ए, उसको x मान लेते हैं, अपॉन मोल ऑफ बी की जगह क्या लिख सकते हो, गिवन मास ऑफ बी 39 ग्राम, ग्राम हटा लेते हैं 39 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ बी, वो भी दिया हुआ है 78 बराबर। ये सॉल्व होके कितना आएगा, इसको अगर डिवाइड करो 5 डिवाइडेड बाय 850 तो ये आ जाएगा 0.0059। ठीक, समझो कैसे किया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी लिख सकते हो। मोल ऑफ ए बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट में, तो इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ बी लिख सकते हो। मोल ऑफ ए को लिख सकते हो गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास निकालना है तो x अपॉन गिवन मास ऑफ बेंजीन 39 अपॉन मोलर मास भी दिया हुआ है तो लिख दिया, और इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आया, ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। हटाए थोड़ा ऊपर वाला, लिख लो जो भी लिखना है आपको, थोड़ा सा हटाएंगे। ठीक है सर हटा लो। अब यहाँ से हम पहुंचे तो हमें मिला 78 इंटू 0.5 अपॉन x इंटू 39, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल टू 0.0059। यहाँ से मिल गया, इसको इधर ले आओ, x को उधर ले जाओ, तो x बराबर, इस x को उधर लाओ, उसको इधर ले आओगे तो 78 इंटू 0.5 अपॉन 39 इंटू 0.005
9। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, जो आ जाएगा x की वैल्यू वही क्या होगी, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। समझ में आया कि नहीं आया? इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 78 इंटू 0.5 आ गया 39, और 39 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 39 आ जाएगा, और ये 39 कट गया, तुम्हारे पास बचा, इस डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर में 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1 पर 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 59 करोगे तो ये लगभग 169.49 आया है। ये आया 169.49। इसको अप्रॉक्स लेके चलोगे तो 170 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट whose given mass is 0.5 gram, and that non-volatile solute makes a solution with the benzene of pure vapor pressure 0.850 and the partial vapor pressure of the solution is 0.845। कहानी समझ में आई? पक्की वाली बात लिख लो। अब देखिए कोई और क्वेश्चन बचा है। हाँ, एक क्वेश्चन और बचा है इस रिगार्डिंग, वो भी बता देते हैं। लिखो इसको फास्ट। चाहे रहने दो, अब क्यों पढ़ोगे, ये रहने दो। वो जो एक क्वेश्चन बचा है वो बैक एक्सरसाइज के थ्रू बता देंगे। जब बैक एक्सरसाइज बताएंगे तो उसमें बता देंगे। यहाँ तक समझने पर हमें लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होगी। वो क्वेश्चन है इन टेक्स्ट में ही, पेज नंबर 57 में है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको कहानी समझ में आ गई है, क्वेश्चन बना के भी। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से समझ में आया तो एक बढ़िया सा छोटा सा फुद्दू सा कमेंट दे दो कि सर ग्रेट सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सर, कुछ भी लिख दो। आई रियली फील गुड। आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस इवनिंग, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय। लिख लो इसको। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।